आखिर इन खोपड़ियों में की खोज से जो आगे जो खोज हुई उससे हमें क्या जानकारी मिली? पहला कि सकारात्मक प्रतिपुष्टि हुई, यानी दूसरे माध्यमों से ये पुष्ट हुआ कि ये हड्डियों के बारे में, ये खोपड़ी के बारे में जो जानकारी मिली है वह सही है और किसी तरीके से इसमें किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। जो औजार मिले उनके निर्माण में ये कैसे सहायक हुए? मस्तिष्क के आकार और उनकी क्षमता में वृद्धि से, औजारों के प्रयोग के लिए और बच्चों व विभिन्न वस्तुओं को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना जरूरी, सीधे खड़े होकर चलना जरूरी और आंखों से निगरानी, शिकार आदि। तो इस प्रकार यह सकारात्मक पुष्टि इन खोजों से हुई। ऐसी क्या प्रक्रियाएं थी जिससे इस बात को बल मिला कि औजार का निर्माण वे लोग करते थे? भयानक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने लगा, अन्यथा वे उसका शिकार हो जाते। खेती आदि भी करने लगा और खेती सरल हो गई। साथ ही पहनावे में भी सुधार हुआ, वो अब जानवरों की खाल पहनने लगा, सुई का आविष्कार हुआ आदि आदि। फिर आगे आने वाले समय में फिर पहिए का आविष्कार हुआ, फिर छेनी, चखानी आदि खोज हुई और नुकीले ब्लेड से हड्डी, सींग आदि बनाए गए। तो दोनों पैरों में खड़े होकर चलने से, हाथ से बच्चों को उठाने ले जाने के लिए वो स्वतंत्र हो गया, हाथों का प्रयोग बढ़ने से पैरों पर चलने की क्षमता बढ़ी और कई प्रकार के कार्य किया होगा। यह इस बात को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं मेरे लिए तो 2 मिनट में ये बता दी गई, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस प्रक्रिया परिवर्तन में, इस विकास में लाखों साल लगे। कई प्रकार के कार्यों के लिए जब हाथ स्वतंत्र हुए तो ये स्थिति भी अनेक लाखों वर्ष बाद आई है। तंजानिया में जो होमोनिड के जीवाश्म मिले हैं और इथियोपिया में भी जो जीवाश्म मिले हैं, उससे साफ होता है कि आदमी 2 पैरों पर तब चलने लगा था। अब हम आते हैं 25 लाख पूर्व की घटना पर। 25 लाख वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि वह हिमयुग था, यानी बर्फ का काल था, जब धरती बड़े बड़े बर्फों से आच्छादित हो गई, ढक गई और इन बर्फों के कारण जलवायु में और वनस्पतियों में भी अंतर आया, क्योंकि बर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं थी, कुछ महीनों के लिए नहीं थी, ये भी कई हजारों साल तक ये बर्फों से आच्छादित रही। जो स्वाभाविक है, वनस्पतियों ने और रहने वाले जानवरों ने अपने को इस बदली हुई परिस्थिति के अनुकूल ढालने की कोशिश की और नई प्रजाति इस तरीके से आई। जंगल कम हो गए, वर्षा में कमी आ गई थी, तो मैदानों में, घास के मैदानों में वृद्धि हुई और जंगल कम होकर घास के मैदानों में वृद्धि का क्या परिणाम हुआ होगा कि जो लोग जंगलों में रह रहे थे, चाहे वो वानर हों, चाहे जानवर हों, ये सब अब धीरे धीरे घास के मैदान की ओर बढ़े और घास में रहने के कारण अब उनके खाने की शैली में भी परिवर्तन आया होगा, वे घास आदि खाने लगे। ऑस्ट्रेलोपिथिक जो हैं इस प्रकार संभवतः लुप्त होते चले गए और नई प्रजातियां सामने आईं। ये प्रजाति जंगलों में रहने की प्रजातियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा आराम से रहने लगी, थोड़ा ये मैदानों में आ गई थी, तो जीवन यापन उस हद तक थोड़ा सरल हो गया था। और इसमें तो होमो भी शामिल हैं। होमो का अर्थ जो मैं बार बार ले रहा हूं, इसका अर्थ होता है आदमी, यानी स्त्री और पुरुष दोनों। होमो निड, होमो सेपियंस, यानी ये वो काल या ये वो श्रेणी वर्गीकरण का, मानव विकास के वर्गीकरण की वो श्रेणी जिसमें मानव आ चुका था, ऐसा माना जाता है।
और होमो को भी कई भागों में बांटा गया। होमो हेबिलिस यानी औजार वाले, होमो इरेक्टस यानी सीधा पैदल चलने वाले, और होमो सेपियंस यानी सोचने वाले, जिसे मानव विकास में चिंतनशील व्यक्ति के रूप में कहते हैं। वास्तव में ये वे लोग थे जिनमें सोचने की क्षमता आ गई थी। होमो हैबिलिस क्या है? ये वह प्रकार है होमो की ही प्रजाति का जिसमें औजार बनाने वाली प्रजाति के रूप में, जिसे हम कह सकते हैं, इन लोगों ने औजार बनाना शुरू कर दिया। और औजार किस चीजों के? पत्थर के। जो कुछ कठिन चीज लकड़ी मिलती थी उसको औजार का रूप देना, पत्थरों को औजार का रूप देना, उसको नुकीला करना, उसको धारदार करना। और इनका काल लगभग करीब 22 लाख वर्ष पूर्व का मान सकते हैं। यानी 25 लाख वर्ष से पूर्व लेके 22 लाख वर्ष पूर्व। इसका मतलब यह हुआ कि करीब 3 लाख वर्ष इस प्रक्रिया में लगे होमो हैबिलिस का जो काल है वह। इसके जीवाश्म जो हैं वो तांजानिया में ओल्डबर्ग गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। अब होमो इरेक्टस क्या है? ये भी मानव विकास का ही एक वर्ग है, एक श्रेणी है। और इरेक्ट मतलब सीधा होना, जिसमें आदमी पैरों पर खड़े होने लगा और उसके बल चलने भी लगा। ये होमो इरेक्टस का काल प्रारंभ होता है करीब 18 लाख वर्ष पूर्व से, और इनके प्राचीनतम जीवाश्म भी, इनके फॉसिल भी हमें अफ्रीका से मिले हैं या एशिया से मिले हैं। तो बारंबार प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के लिए हम अफ्रीका की ओर मुखातिर होते हैं, ये बात तय है। तांजानिया, एशिया महाद्वीप, जावा, जकार्ता, यहां भी इनके जीवाश्म मिले हैं होमो इरेक्टस के, जिसमें आदमी संभवतः पैरों के बल पर ज्यादा चलने लगा था। अब अंतिम वर्ग आता है, वह है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस क्या है? वह मानव विकास का वह स्तर जब वह सोचने लगा था, थोड़ा बुद्धिमान हो गया था, और इसे हम आधुनिक मनुष्य की संज्ञा दे सकते हैं। इसका प्रारंभ, इस होमो सेपियंस का प्रारंभ 1.9 लाख से लेके 1.6 लाख वर्ष पूर्व माना जा सकता है। यानी 1,60,000 वर्ष पूर्व के आसपास होमो सेपियंस आए, यानी आधुनिक मानव का सबसे प्रारंभिक स्तर। इनके जीवाश्म हमें इथियोपिया में ही मिले हैं, जो अफ्रीका में हैं, और क्लासिस नदी के मुहाने दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं, मोरक्को में मिला है, सुल्तान में, इज़राइल में भी मिला है, मुंगो झील ऑस्ट्रेलिया में, बोर्नियो, फ्रांस। यानी आप देखिए कि अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप, इनके बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रजाति के होमो सेपियंस के फॉसिल्स हमें ज़्यादा मिले हैं। होमो सेपियंस का जो, जैसे पहले ही बताया गया, उनका मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े जो थे बाहर की ओर कम निकले हुए थे, और दांत भी छोटे रहते थे। इनके बड़े मस्तिष्क को माना जा सकता है कि मस्तिष्क बड़ा होने के कारण ही शायद इनकी जो चिंतन क्षमता थी, इनकी जो स्मृति शक्ति थी, या इनकी जो समझदारी की शक्ति थी, वो थोड़ी बड़ी है। तो इन दोनों के बीच में हम संबंध देख सकते हैं, दिमाग का या मस्तिष्क का बड़ा होना और समझने की क्षमता, इनमें एक तरीके से संबंध पाया गया। इनके जबड़ों और दांतों में जो बदलाव है वह उनकी खान पान की आदत के कारण हुआ होगा। और खान पान की आदतें कहाँ बदली, क्यों बदली? हिमाच्छादित दुनिया में घने जंगलों से जब इस प्रजाति के लोग और तत्कालीन जीव जंतु जब मैदानों की ओर बढ़ने के लिए विवश हुए, घास के मैदानों की ओर, समतल मैदानों की ओर,
तो वहां पर जो पैदावार थी उसके बल पर उनका खाना पीना शुरू हुआ और जंगलों के कंदमूल की तुलना में वे मैदानी क्षेत्रों के फल फूल खाने लगे। संभवतः शायद ऐसा माना जाता है इसीलिए उनके जबड़ों में परिवर्तन आया और दांतों में परिवर्तन आया और ये परिवर्तन खान पान की आदत के कारण आया। मानव विकास की प्रक्रिया में जो वर्गीकरण किया गया है, जिसमें अभी हमने होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस की बात की, इसको लेकर भी विद्वानों में कुछ भिन्न भिन्न विचार हैं। लेकिन इसके साथ ही इस मानव का उद्भव कहाँ हुआ, क्या वह आधुनिक मानव एक ही जगह से उसका उदय हुआ या विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, विभिन्न काल में हुआ, इसको लेकर बहुत से मतभेद हैं और दो तरीके के इसमें मॉडल हमारे सामने विद्वान रखते हैं, जिसमें पहला मॉडल कहलाता है प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल यानी ऐसी सोच विद्वानों की जिसमें ये माना जाता है कि संभवतः मानव प्रजाति का जो जन्म है वो किसी एक ही क्षेत्र में हुआ है। आधुनिक मानव किसी एक ही क्षेत्र में उसका प्रारंभ हुआ और वह क्षेत्र है अफ्रीका। तो पहली बात तो ये कि ये जो मॉडल है जिसे हम प्रतिस्थापन मॉडल कहते हैं, इसमें मनुष्य के उद्भव को लेकर विद्वानों का मत है कि मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान पर हुआ और जो विभिन्नताएं मनुष्यों में दिखती हैं, चाहे वो शारीरिक विभिन्नताएं हों चाहे अन्य तरह की विभिन्नताएं, उसके क्षेत्रीय कारण हैं। यानी क्षेत्रीय अनुकूलन का परिणाम है जो मनुष्य एक जगह पे जन्म ले उद्भव होने के बाद भी अलग अलग है। तो प्रतिस्थापन मॉडल में अफ्रीका में ऐसा माना जाता है कि उसका उद्भव वहीं हुआ और ये तर्क आधुनिक मानव यानी होमो सेपियन जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, उसमें दिखने वाले लक्षणों के क्षेत्रीय अनुकूलन का परिणाम है। विभिन्नता जो है इसका उत्तर इन विद्वानों के द्वारा इस तरीके से दिया जाता है कि विभिन्नता कुछ नहीं है बल्कि क्षेत्रीय अनुकूलन का परिणाम है। जिस क्षेत्र में मानव का एक समूह पहुंचा, उस क्षेत्र के वातावरण और माहौल, मौसम, जलवायु के अनुरूप उसने अपने को ढाल लिया और उस हद तक उसमें क्षेत्रीय परिवर्तन आया। लेकिन मूल रूप से मानव वहीं का है जहाँ से उसका उद्भव माना जाता है और वो भी एक ही जगह से, अफ्रीका के एक ही स्थान पर इसके उद्भव को लेकर जहाँ विद्वानों का एक मत, एक समूह इस बात पर जोर देता है, वहीं एक दूसरा मत भी सामने आता है और वह कहलाता है निरंतरता का मॉडल। निरंतरता के मॉडल में ये बताया जाता है कि ये जो समताएं हैं, ये समताएं उस जनसंख्या के वंश के कारण जो एक क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी, लेकिन अन्य स्थान पर जैसे इथोपिया में ओमो से प्राप्त आधारित मानव के जीवाश्म यह सिद्ध करते हैं। ओमो नाम की जगह है इथोपिया में और इथोपिया है अफ्रीका में, जहां पाए जाने वाले जीवाश्म इस बात को सिद्ध करते हैं। साथ ही इन विद्वानों का कहना है कि ये जो जीवाश्म हैं ये लगभग 1,95,000 वर्ष पूर्व से 1,65,000 वर्ष पूर्व तक के होंगे, ऐसा इनका अनुमान है। ये जो अंतर क्षेत्रीय अनुकूलता है, ये अंतर क्षेत्रीय अनुकूलता एक तरीके से उसके क्षेत्रीय अनुकूलन का परिणाम है और क्षेत्रीय परिवेश या क्षेत्रीय जलवायु, क्षेत्रीय वातावरण, उसके कारण ये विभिन्नताएं दिखाई जाती हैं। तो निरंतरता का मॉडल एक दूसरा मॉडल है, प्रतिस्थापन मॉडल एक दूसरा मॉडल है। निरंतरता मॉडल और प्रतिस्थापन मॉडल ये दोनों मानव के क्रमिक विकास पर विद्वानों के दो विभिन्न मत हैं। सवाल ये उठता है कि होमो सेपियंस का अस्तित्व
इसका प्राचीनतम प्रमाण हमें अफ्रीका में मिलता है, ये बात तो तय है। और अलग अलग जगहों से, अफ्रीका की अलग अलग जगहों से ये प्रमाण मिले हैं, लेकिन मुख्य केंद्र कौन सा था, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को लेकर इन विद्वानों में मतभेद बने हुए हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई, प्रारंभिक उद्भव कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इस बात को लेकर मतभेद बने हुए हैं और ये विवाद का विषय बना हुआ है। दो विभिन्न तरीके के इसमें मत आते हैं। पहला, जैसा मैंने बताया, क्षेत्रीय निरंतरता, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मानव का विकास अलग अलग क्षेत्रों में हुआ और उसमें जो समानताएं हैं वह मूल समानताएं हैं, बाकी क्षेत्रीय अनुकूलन है। दूसरे शब्दों में, अलग अलग जगहों से दूसरा प्रतिस्थापन मॉडल एक ही स्थान से उद्भव। तो प्रतिस्थापन मॉडल जो है वह ठीक निरंतरता मॉडल का उल्टा है, जहाँ पर कहा जाता है कि एक ही स्थान पर मानव का उद्भव हुआ, जन्म हुआ। निरंतरता मॉडल में अलग अलग क्षेत्रों में मानव विकास हुआ, जैसा मैंने बताया, और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न स्वरूप में है। ये जो मानव के जो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, ये भिन्न भिन्न स्वरूप भिन्न भिन्न क्षेत्रों के हैं, ऐसा निरंतरता मॉडल के पक्षधर लोगों का कहना है। यह बात आज के मानवीय लक्षणों को आधारित मानकर की गई, यानी आज जो लक्षण दिखते हैं उसके आधार पर ये वाले मॉडल की चर्चा की जाती है, निरंतरता मॉडल की। प्रागैतिहासिक काल, इनकी प्रजातियां और प्रागैतिहासिक मानव की जातियां, अब इन पर हम थोड़ा चलें। प्रागैतिहासिक काल की प्रजातियां और प्रागैतिहासिक मानव की प्रजातियां आखिर ये क्या हैं? मानव विकास की कहानी का ही एक हिस्सा है। ओरियोपिथेकस, इसकी खोज 1870 के आसपास इटली में हुई। ये एक मानव प्रजाति है प्रागैतिहासिक काल की। 1870 इटली में हुई और इसके जीवाश्म के अवशेष जो थे वो वहाँ जो भूरा कोयला पाया जाता है उससे मिले, उसको छीलने से मिले। जीवाश्मों के अवशेष भूरे कोयले को छीलने से प्राप्त हुए और इसे सबसे पहले श्री गर्वैस, मिस्टर गर्वैस को ये मिले 1872 में। बैबून, वानर और मानव से संबंधित ये जीवाश्म है ऐसा बताने की कोशिश हुई। बैबून भी एक तरह के वानर श्रेणी के, बंदर की श्रेणी के ही एक जानवर होता है। 1958 में इसी जगह पर लगभग एक पूर्ण जीवाश्म मिला। जैसा मैंने बताया, पहले तो कुछ अवशेष ही मिले थे और इसलिए अध्ययन भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब पूर्ण अवशेष मिले, पूर्ण जीवाश्म मिले, तब बात थोड़ी बदली और इसका नाम दिया गया ओरियोपिथेकस बाम्बेली। मैं पुनः दोहरा दूं, ओरियोपिथेकस बाम्बेली। इसके क्या लक्षण थे, इनमें क्या, ये कैसे अन्य प्रजातियों से अलग थे? ओरियोपिथेकस होमिनिड से परिपूर्ण थे, यानी होमिनिड की जो लक्षण थे वो सभी इसमें दिख रहे थे। इनके पैर और हड्डियों से स्पष्ट है कि ये लोग स्थलीय जीवन जीते थे, यानी पानी वाले जानवर नहीं थे, पानी वाले मानव नहीं थे, ये जमीन में थे, पैरों की शक्ल से और साथ ही अस्थियों के मापन से। और इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि ये ओरियोपिथेकस जो थे ये सर्कोपिथेकाइडा के कुछ सदस्यों से मेल खाते थे। तो इस प्रकार हम अभी विभिन्न तरह की श्रेणियों को पढ़ रहे हैं और उन श्रेणियों के अध्ययन के माध्यम से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मानव विकास के विभिन्न आयामों को
तय करता गया, विकास की सीढ़ियों में कैसे वह ऊपर चढ़ता गया और आज जहां हम हैं वहां पहुंचा। दूसरी श्रेणी जो थी वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जैसा पहले बताया गया है, ये अफ्रीकन से 1925 में प्रोफेसर डार्ट ने दक्षिणी अफ्रीका में एक कपाल खोजा। कपाल क्या होता है? एक तरह की खोपड़ी ही समझ लीजिए। प्रोफेसर डार्ट के द्वारा ये बात फिर अफ्रीका की है और वो दक्षिण अफ्रीका की। वहाँ उन्होंने एक तरह का एक कपाल उनको मिला और ऐसा माना गया कि ये किसी 5 साल की उम्र का कपाल है। और इसके अध्ययन से मालूम हुआ कि इसके दूध के दांत भी थे उस कपाल में, जिससे क्या साबित होने की कोशिश की गई? पहला कि इनके जो आंख थी वो गोल गोल थी और ओरंग उटान ये भी बंदर प्रजाति का एक जानवर है, तो ये ओरंग उटान से मिलान खाता था। दांत छोटे थे, दूध के दांत भी मिले थे और वानरों के समान दांत थे। लेकिन मस्तिष्क जो था वो चिंपांजी की तुलना में बड़ा था। चिंपांजी भी बंदर प्रजाति का ही एक जानवर है। तो इस प्रकार बंदर प्रजातियों के विभिन्न जानवरों से मिलान किया गया तो गोल आंखें हुई और ओरंगुटान के जैसी। उसके बाद दांत जो थे वो वानर जैसे और मस्तिष्क जो था चिंपांजी जैसा, उसकी तुलना में बल्कि बड़ा, लेकिन चलता सीधा था, ये बात तय थी। चौथा वर्गीकरण, चौथी श्रेणी है पैरेंथ्रोपस। पैरेंथ्रोपस में 2 प्रजातियां मिलती हैं और इनकी खोज डॉक्टर ब्रूम्स ने कोमाड्राई नामक स्थान से की। कोमाड्राई। इसके अलावा ये पैरेंथ्रोपस के साथ ही कुछ लोग जिंजनथ्रोपस को भी इसी प्रजाति की श्रेणी में जोड़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि इसकी 2 प्रजातियों की संभावना बताई जाती है, तो दूसरी प्रजाति थी जिंजनथ्रोपस। और ये प्रजाति जो जिंजनथ्रोपस थी, इसका अध्ययन 5 लाख वर्ष पूर्व का है। यानी कल्पना करिए, हमने बात शुरू की थी लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व से, और बल्कि हमने बात शुरू की थी 325 लाख वर्ष पूर्व की, और वहाँ से आते आते हम फिर 56 लाख पर आए। 56 लाख वर्ष से उसके बाद हमारी बात शुरू हुई 25 लाख पर। 25 लाख से फिर हम आए 6 लाख वर्ष पर, और 6 लाख वर्ष के बाद हम पहुँचते हैं 22 लाख पर। 22 लाख के बाद आते 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 अब हम 5 लाख वर्ष पूर्व की बात पर आ गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस प्रजाति के लोग औजार निर्माता के रूप में पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के लोग थे। यानी अब हम पाषाण काल की ओर बढ़ रहे हैं। आरंभिक पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के लोग थे, ऐसा माना जाता है। 5 लाख वर्ष पूर्व ये पशुओं के साथ फल भी खाने लगे, कीड़े, कंदमूल आदि खा के रहते थे, और मूलतः ये प्रजाति जो है ये ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। इनके लक्षण क्या थे? जैसा ऑस्ट्रेलोपिथिकस के लक्षणों के बारे में हमने बताया, चिंपांजी से, बबून से और वानर से क्या क्या मिलता था, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो पैरेंथ्रोपस थे, इनके गालों की हड्डियां थोड़ी उभरी हुई थी। गालों की बात यदि करें तो थोड़ी हड्डियां उभरी हुई थी। दांत काफी कुछ आधुनिक मानव से मिलते थे, और चेहरे का निचला भाग ओरांग उटान से मिलता था। जबकि पूर्व में दक्षिण अफ्रीका में जो मिला है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसमें आंखें ओरांगुटान से मिलती हैं। यहाँ पर चेहरे का निचला भाग भी ओरांगुटान से मेल खाता हुआ लगता है। पिथेकांथ्रोपस, ये जावा के मानव है। पिथेकांथ्रोपस जावा में, इसमें मानव और कपी यानी वानर, इन दोनों के बीच में काफी मिलान है, और गिब्बॉन परिवार का ये प्रतिनिधित्व करते होंगे। गिब्बॉन भी
बंदर के ही प्रजातियों का एक हिस्सा है, उसी फैमिली का एक है, और इनके अवशेष जर्मनी में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल की प्रजातियां, जिस पर अभी हमने 4 प्रजातियों के बारे में जाना, 5वीं प्रजाति कहलाती है लिएंडरथल मानव। लिएंडरथल मानव वह 5वीं प्रजाति है। मानव विकास के क्रम की प्रजातियों में 5वां स्थान लिएंडरथल मानव को में। लिएंडरथल जर्मनी में एक जगह का नाम है जहां इसके जीवाश्म पाए गए। 1856 में इसका पहला अवशेष हमें लिएंडरथल नामक स्थान में जर्मनी में मिला, और इसका काल वही 1,60,000 वर्ष पूर्व के आसपास का माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, उसके पूर्वी भाग और एशिया के कुछ हिस्सों में ये लोग थे। ऐसे मानव की उपस्थिति थी। इनके जीवाश्म मूलतः ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं। लिएंडरथल मानव के जो जीवाश्म हैं वे ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं, और ऐसा भी है कि शायद क्रीमिया, लीबिया और इसके अलावा इराक तक इसके अवशेष मिलने की बात हुई है। होमो इरेक्टस जो इसके बाद आते हैं, होमो इरेक्टस की तरह माना जाता है कि यह मानव भी था। होमो इरेक्टस जिसे हम कह सकते हैं 6वां, और जैसा मैंने मानव विकास के क्रम में बताया कि इरेक्टस का अर्थ होता है सीधा खड़ा होना, तो होमो इरेक्टस अगला पायदान था मानव विकास में, और वह द्विपद गमन हो चुका था। द्विपद गमन, द्विपद गमन का अर्थ है 2 पैरों पर चलने वाला, यानी वह सीधा हो चुका था, इरेक्ट हो चुका था, रीढ़ की हड्डी उसकी सीधी हो चुकी थी, सीधा खड़े होने लगा था। और इसके जो जीवाश्म हैं, होमो इरेक्टस के जीवाश्म, ये मूल रूप में जावा में सोलो नदी के किनारे ट्रिनिल नामक जगह पर मिले हैं। जावा जो एशिया में है, सोलो नदी के किनारे ट्रिनिल नामक एक जगह पर मिले हैं इसके जीवाश्म होमो इरेक्टस के। अगली श्रेणी जो मानव वर्गीकरण में है, मानव विकास के वर्गीकरण में, वह श्रेणी है सिनोथ्रोपस। ये श्रेणी मानव विकास की जो है, इसकी जानकारी या इसके अवशेष हमें 1926 में सर्वप्रथम चीन में पेकिंग में मिले। चीन में पेकिंग के पास ही एक जगह है चाओकोटीन। चाओकोटीन नामक स्थान पर इसके जीवाश्म, इसके अवशेष मिले हैं, जिसमें 2 दांतों के जीवाश्म मिले हैं। और उसमें तो जो जीवाश्म मिले हैं, डेविडसन ब्लैक नाम के व्यक्ति ने, नाम के प्रोफेसर ने इन जीवाश्मों की खोज की, और इसके काल और अध्ययन के आधार पर यह बताया उन्होंने कि ये एक नई श्रेणी मानव विकास की मानी जा सकती है, और उसे उन्होंने नाम दिया सिनोथ्रोपस। 1929 में डॉक्टर पाई नाम के एक अन्य व्यक्ति ने, उसका हाथ लगा पूर्ण कपाल पर, एक पूरा कपाल उसको मिला, और उस कपाल के आधार पर उसने ये पाया कि यह भी इसी श्रेणी का है जो 7वां श्रेणी है मानव विकास में, यानी सिनोथ्रोपस श्रेणी का ही यह कपाल संभवतः लगता है। और इस कपाल की जो लंबाई थी, औसत लंबाई 19.4 सेंटीमीटर, चेहरा छोटा था, और ठुड्डी लगभग गायब थी। ठुड्डी का गायब होना अर्थात ये नहीं कि ठुड्डी नहीं थी, पर ठुड्डी इतनी छोटी थी कि वह दिखाई नहीं देती। ऐसा उस कपाल के अध्ययन से पुरातत्व, उस कपाल के अध्ययन से मानव विकास शास्त्रियों को ऐसा अंदाज लगा है। मानव विकास के प्रजातियों के क्रम की, उसके वर्गीकरण की चर्चा करते हुए अब हम चलते हैं अंतिम बिंदु पर, जो मानव विकास का अंतिम श्रेणी
कहा जा सकता है, और वह मानव कहलाता था क्रो मैग्नन मानव। क्रो मैग्नन मानव, जिसकी जीवाश्म के आधार पर जिसकी खोज 1868 में एम ल्यूस लार्टेट द्वारा फ्रांस में हुई। इसमें 5 कंकाल मिले, 5 हड्डियों के ढांचे मिले, और इन 5 ढांचों के बल पर ये 8वीं श्रेणी की जानकारी, मानव विकास के क्रम की 8वीं श्रेणी की जानकारी मिली। ऐसा माना जाता है कि लिएंडरथल मानव के ये वंशज रहे होंगे। लिएंडरथल मानव जो जर्मनी में, जिसका हमने जिक्र किया है, ये वहाँ की श्रेणी थी। तो शायद ये जो क्रो मैग्नन मानव हैं, ये संभवतः लिएंडरथल मानव के वंशज ही रहे होंगे। और ये मानव ऐसे थे कि इनके द्वारा संभावित रूप से शायद गुफाओं में चित्र भी बनाया जाता था, कलाकृतियां भी बनाई जाती थी। यानी एक तरीके से चित्रकला और गुफा में रहना आदि यूरोप के विभिन्न भागों में इसके ऐसे प्रमाण मिले हैं कि शायद ये इन क्रियाओं में धीरे धीरे विकास होने लगा था।